इकोफेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जिसको वंदना शिवा ने अपने थॉट से एक नया आयाम पहुंचाया है, एक नए आयाम पर पहुंचा है। वंदना शिवा बेसिकली अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने वर्क्स के थ्रू ये प्रूव करती हैं कि ह्यूमन नेचर से अलग नहीं, जो कि इकोफेमिनिज्म का ही मूल टेनेंट है। और वो एग्जांपल देती हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड जो है वो ह्यूमस से बना है, और ह्यूमस का अर्थ होती है मिट्टी, माटी, जो कि भारतीय सभ्यता में हम पहले से जानते हैं कि मानव मिट्टी का माधव, मिट्टी से बना है मानव। इसी तरह से वो एडम का एग्जांपल देती है। एडम असल में हिब्रू के वर्ड एडमस से बना है, जिसका अर्थ भी सॉइल ही होता है। तो वो बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रही है कि मानव का जो अस्तित्व है वो इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यदि प्रकृति सुरक्षित होगी, पल्लवित होगी, निखरेगी, तो मानव भी जिएगा। यदि मानव अपने को मॉडर्निटी के द्वारा, वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के द्वारा दिए गए इस डोमिनेटिंग नॉलेज के साथ जोड़कर देखेगा, तो जिस तरह से फ्रांसिस बेकन ने अपने न्यू एटलांटिस वर्क में, और एक वर्क उनका और था जिसमें कि वो प्रकृति पर मानव की डोमिनेंस की बात करते हैं, और प्रकृति को बेसिकली फेमिनाइन मानते हैं, और पुरुष की रैशनैलिटी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उस तरीके से वो प्रकृति का दोहन करने की बात करते हैं। तो इस सोच के खिलाफ इवन न्यूटन भी प्रकृति के नियमों को मानव के द्वारा अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है, उसी डोमिनेंट पैराडाइम में दुनिया को देखता है। जबकि वंदना शिवा ट्रेंड हुई है क्वांटम मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में न्यूटोनियन फिजिक्स से अलग है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, वो अनसर्टेनिटी की बात करता है, जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो पोटेंशियलिटी ही हम सब में पाई जाती है, वंदना कहती हैं। और इंटेलिजेंस का अर्थ भी है कि आपके पास चॉइसेस रहती हैं, तो आप इंटेलिजेंट हो। तो वंदना का, मैडम का सारा लिटरेचर जो है स्टडी किया उन्होंने, जो पेश किया है, वो प्रयास है एक इकोफेमिनिज्म को की तरफ मानवता को मोड़ने का। नो ऑयल वी नीड सॉइल, कुछ इस तरह की एक पुस्तक है उनकी, जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से जो ये मॉडर्न जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं आज, ये बहुत ज़्यादा कार्बन इमिटिंग है, क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही हैं। कारण है कि जितने भी ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र जो बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। कई लीटर डीजल जला करके जो है 1 ग्राम या कुछ लीटर जो है एक पेस्टिसाइड तैयार होता है, नाइट्रोजन पेस्टिसाइड तैयार होता है, और उसके यूज के बावजूद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो गिरती जाती है, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा वो गिरती जाती है। तो वो हमारे जो जो हमें एक गिवन नोशन दे दिया गया है कि फर्टिलाइज़र के साथ ही जो मृदा निर्जीव है उसमें नई जान फूकी जा सकती है, उसको चैलेंज करती हैं। वो बताती हैं कि ये वेस्टर्न जो मेल सेंट्रिक और जो क्रिश्चियनिटी या जो ये मोनोथिस्टिक रिलीजन्स का जो एक मानव जो श्रेष्ठ है अन्य प्रकृति के जीवों पर, उसका ये परिणाम है कि हम धरती को निर्जीव मानते हैं, सॉइल को निर्जीव मानते हैं, और मानव के इंटरवेंशन से ही उसमें नई जीव आएगी, नई जान आएगी, ये वाली सोच है। और अब ये इतना प्री गिवन है हमारे माइंड में कि हम सोच ही नहीं सकते कि सॉइल बिना किसी तरह के फर्टिलाइज़र के बिना, जो कि कार्बन इकोनॉमी पे ही चलता है, हाइड्रोकार्बन पे ही चलता है, से ये चल सकती है। और ये हैविली सब्सिडाइज है कंट्रीज़ के द्वारा, और तभी इसका जो प्रोड्यूस आता है, जो फार्म प्रोड्यूस आता है डेवलप कंट्रीज से, वो डंप होता है पुअर कंट्रीज़ के ऊपर, और वहाँ के जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी लाइवलीहुड को अनसस्टेनेबल कर दिया जाता है। तो जो ये कॉर्पोरेट्स हैं और जो ये हाइड्रोकार्बन पर आधारित जो एग्रीकल्चर है, ये बेसिकली सब्सिडाइज है,
और ये टारगेट कर रहा है अब लास्ट जो स्मॉल फार्म्स हैं उनको अनसस्टेनेबल बनाने की कोशिश है, और साथ ही साथ इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज़ करता है। और वंदना शिवा एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोलती हैं कि हम अक्सर जो यील्ड का कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इसकी बातें करते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसकी बातें करते हैं कि पर एकड़ इस तरह का बासमती लगा के आपकी यील्ड बढ़ सकती है। तो बेसिकली ये भी एक मिसनोमर है, ये भी एक धोखा है। क्यों? यील्ड में सिर्फ जो ग्रेन पैदा हुआ आप उसको देखते हैं, ना कि उसकी पोषकता को देखते हैं। इसकी तुलना वंदना शिवा कहती है हम नवधान्य में यील्ड के बजाय फूड कितना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है जो फूड आया है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यील्ड से सिर्फ बोरियां भरने से, उसको खाने के बाद अगर बच्चों में जिंक की कमी हो जाए या और तरह के लाभदायक जो तत्व होने चाहिए वो उस भोजन में ना हो, तो फिर हमारे बच्चों में कई डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती है, जो कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं। फिर हमें और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स बच्चों को देने पड़ते हैं, या उनके अंदर कई तरह की बीमारियां आ जाती है। जैसे भारत में हम देखें तो औरतों को आयरन की गोलियां देनी पड़ती, क्योंकि जो आज जो चावल और जो आटा आप खा रहे हैं, जो कि इस तरह की हाइड्रोकार्बन पर आधारित फर्टिलाइज़र से तैयार हो रहा है, वो पोषक नहीं, उसमें पोषकता की कमी, ऐसा वंदना बताती है, जो कि काफ़ी हद तक सत्य है। और अगर देखें ये जो सब्सिडाइज एग्रीकल्चर जो वेस्ट से अब आ रहा है, इसका जो खा रहे हैं लोग, उसके ऊपर जो हेल्थ पे इश्यूज़ पड़ रहे हैं वो तो एक सेपरेट इशू है, वो अपने आप में कितना वो हो रहा है, और वाटर पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस डाला जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी पे कितना स्ट्रेस डाला जा रहा है, और फार्मर्स समहाउ इस विशियस सर्कल में स्टक हो गए हैं, ऐसा वंदना शिवा बताती हैं। और उनका मानना है कि हमें अपने फार्म्स में बायोडाइवर्सिटी फोकस करना चाहिए, और नवधान्य मतलब 9 तरह की क्रॉप्स भी लगाई जा सकती है, जो उन्होंने तमिलनाडु में किसी ट्राइबल व्यक्ति से सीखा कि किस तरह से आप 9 ग्रहों की तरह 9 क्रॉप्स अगर अपनी खेत में लगाते हो तो उसकी और ज़्यादा उसकी लैंड की वाइटलिटी बढ़ जाती है। वंदना शिवा मानती है जो हम लैंड को देंगे, धरती माँ को देंगे, वही हमें वापस मिलेगा। और वो दिखाती है किस तरह से भारतीय ट्रेडिशन में भूमि, वसुंधरा, भू, न जाने कितने शब्द हैं, और जो कि उसके धरती माँ के अलग अलग रूपों को चित्रित करते हैं, उसकी वाइटलिटी को दिखाते हैं, इस बात को दिखाती है। और वो भी ये रियलाइज़ कराती है कि अल्टीमेटली वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि बहुत समय तक अर्थ को डेड मानती थी, उसको फिर जब गाया हाइपोथेसिस लेवलॉक की बाहर आती है 20वीं सेंचुरी में, तब ये रियलाइजेशन होती है कि अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये कोई केवल मैकेनिकली नहीं हो सकता, ये खुद अपने को करती है। और शिवा बोलती है कि जितने भी मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाद में बाहर से ह्यूमन इंटरवेंशन की, आउटसाइड इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म है, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका कोई पेड़ हो, पौधा हो, वो ये अर्थ है हमारी माँ, वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की क्षमता रखती है। तो ऑर्गेनिक जो रेगुलेशन सिस्टम्स हैं उनमें सेल्फ रेगुलेशन की क्षमता होती है, जबकि मैकेनिकल सिस्टम्स में आउटवर्ड इंटरवेंशन की क्षमता होती है। और यही सोच लेकर जब हम अर्थ पर अटैक करते हैं और इसको मैकेनिकली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो समस्या पैदा होती है। और वंदना शिवा एक और बात बोलती हैं, हाल ही में जब श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हुई और उन्होंने कहा गया कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने की कोशिश की, तो ये ब्लेम किया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अनवाइबल है, ये फेलियर है। इसको वो चैलेंज करती हैं, बताती हैं कि किस तरह से इसको कॉर्पोरेट लॉबी, मोनसैटो, बिल गेट्स एंड ये जो भी लॉबी है उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा यूज़ कर रही है। क्योंकि रियलिटी है कि श्रीलंका में पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस था, और कोविड आने से उनका टूरिज़्म भी गया। तो ऐसे में वहाँ के राष्ट्रपति ने केवल फर्टिलाइज़र का बिल कम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच किया, वो भी बड़ी हेस्टली। और इसके लिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही फेलियर को ब्लेम करना, वो इस अब श्रीलंका की क्राइसिस के लिए ब्लेम करना, मतलब एक जस्टिफाइबल बात नहीं है, ऐसा वंदना शिवा कहती हैं। इसके अतिरिक्त वंदना शिवा अगर आप देखें तो वो हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि ये जो कैटरपिलर,
ये किस तरह से अब बीज पर भी अपना कॉलोनियलिज्म का आधिपत्य जगाना चाहती हैं। इसको वो इस कॉलोनियल मेंटालिटी को वो क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर के जो कॉलोनियल पीरियड चलता है, जहाँ पर कि ये मान लिया गया था वेस्ट में कि भाई जाइए उन लैंड्स पर कब्जा कीजिए, आधिपत्य कीजिए, उनके साधनों का उपभोग कीजिए। जो वहाँ पर नेटिव लोग रहे थे उन्हें सडनली लेस ह्यूमन माना गया, या तो उनको क्रिश्चियन बनाया जाएगा तभी वो सभ्य होंगे, अन्यथा उन पर हम कैप्चर करेंगे। तो ये इस तरह की एक सोच जो बन गई थी उसको वो पॉइंट आउट करती है। और अब मॉडर्न टाइम में यही कॉलोनियलिज्म की सोच जो है कैपिटलिज्म के रूप में चल करके अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो अब आपके बीजों पर, लाइफ फॉर्म के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। वो बताते हैं किस तरह से बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन में बिल गेट्स बड़ी फिलंथ्रोपी के नाम पर अब बीजों पर भी अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश कर रहा है और कर रहे हैं। और किस तरह से उन्होंने जो है ये जो सालबार्ड जो बीजों का जो म्यूज़ियम है, ठंड में जो उसको प्रिजर्व रखने का जो स्टेशन है, उसमें भी कुछ पैसा डोनेट करके उन बीजों को वो ले रहे हैं। फिर उनको उनकी उनकी लाइफ पैटर्न को पेटेंट करेंगे और फिर उस पर प्रॉफिट क्लेम करेंगे। यहाँ तक उनका इंटरवेंशन बढ़ रहा है। सारी कॉर्पोरेट्स जो है अब लाइफ फॉर्म्स पर भी अपना आधिपत्य जमा करके मतलब कब्जा करना चाहती हैं। और सीड्स जो कि पूरी मानवता का एक कलेक्टिव उनकी वो है, मतलब क्या बोलें उसको, उनकी लेगेसी है, उस पर अपना आधिपत्य प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं। यहाँ तक आकर के कंपटीशन पहुँच चुका है आज हमारा। इसके लिए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और उन क्रॉप्स की पुनर्जन्म देने की क्षमता को ख़त्म करना, इस तरह की कई टेक्निक्स अपना रहे हैं। और अब नेचर की लास्ट से लास्ट जो गिफ्ट है उसको कॉलोनाइज करने का प्रयास है, उसको स्टैम्प करके अपना बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इसको वो पॉइंट आउट करती हैं। तो इस तरह से वंदना जो है पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिक्स के जो कन्फ्लिक्ट और कंसेंसस का जो इशू है, इसको लाइफ फॉर्म्स तक ले जाती हैं। इसको इसको सीड्स तक ले जाती है कि कहाँ तक जा कर के लार्ज कॉर्पोरेट्स जो है हमारे जीवन पे और स्मॉल फार्म्स पर अपना आधिपत्य बना रही हैं। और ये सब जुड़ा है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ, क्योंकि जो वर्तमान प्रैक्टिसेस, डोमिनेंट प्रैक्टिसेस फार्म्स में आ रही हैं, वो कार्बन इमिटर हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, स्मॉल फार्मर्स को भी लॉस हो रहा है और कंज्यूमर को भी नेट लॉस है। तो इस सब के खिलाफ वो बात करती है कि हमें ऑयल सेंट्रिक एग्रीकल्चर को छोड़ करके हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से चलना चाहिए। वो बताती है किस तरह से आज सोया और दूसरे जो कई ऐसे मतलब जो कैश क्रॉप्स, जो फूड की क्रॉप्स थी सॉरी, वो आज डाइवर्ट हो रही है एनिमल के लिए और बायोफ्यूल बनाने के लिए। क्या इस साधनों का दुरुपयोग नहीं है? और किस तरह से मोनोक्रॉपिंग जो सबसे बड़ी दुश्मन है फार्म्स की डाइवर्सिटी की, सॉइल की हेल्थ की, तो वो मोनोक्रॉपिंग के जो लॉजिक है उसको चैलेंज करती हैं। और विमेन का वह मानती है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। इवन कंज्यूमर का भी रोल होगा उसकी चॉइसेस पर, कैसे कंज्यूमर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं रहते, कैसे कंज्यूमर मोनसैटो और इस तरह की कंपनियों के द्वारा तैयार किए प्रोडक्ट्स का विरोध करते हैं, तो वो भी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा वंदना शिवा मानती हैं कि इसमें कंज्यूमर की भी भूमिका है, एक्टिविस्ट की भी भूमिका है और किसानों की भूमिका तो है ही है। ऐसा वंदना शिवा हमें मतलब अपने पूरे वर्क से बताने का प्रयास करती हैं। और वो हमसे ये अनुरोध करती है मानवता से कि आप अब किसी देश के ना होकर के पूरी मानवता का, पूरी धरती का, पूरी मानवता, पूरी धरती का वो बने, नागरिक बने, अर्थ डेमोक्रेसी की बात करें, जिसमें ना केवल अमीर मानव को बल्कि निर्धन मानव को, कमज़ोर मानव को, साथ ही साथ हर तरह के पशु पक्षी और सॉइल को, हर एक को जीने का और अपने को प्रिजर्व करने का क्या हो, अधिकार हो। सही मायनों में एक डिसेंट्रलाइज लेवल पे वर्ल्ड अपना क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, अपने को प्रॉस्पर कर सके। ये बात वंदना शिवा हमारे सामने रखती है। ये एक बड़ी यूनिक फेमिनिज़म और इकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। और वो एग्जॉर्ट करती है कि एग्रीकल्चर को इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर होना चाहिए, ना कि सब्सिडाइज पेट्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, और जिसमें कि
केवल यील्ड पे फोकस हो, ना कि क्वालिटी ऑफ द फूड पे, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड पे, और फिर वो लॉन्ग टर्म में अर्थ की सॉइल को भी खराब कर दें। तो ये बात वंदना शिवा कर रही हैं और अपने जीवन में उन्होंने यज्ञ किया है, और भारत बड़ा लकी है कि वो हमारे देश में की निवासी हैं। धन्यवाद।